एजी मोगलू के नाम के टर्किश फिलोसोफर, एमआईटी के प्रोफेसर हैं वो, एजी मोगलू एंड रॉबिन्सन, उन्होंने किताब लिखी व्हाई नेशंस फेल। आई एम फेमिलियर विद दैट तो बुक। या जी हाँ, तो उस किताब में जो फंडामेंटल डिफरेंस थे, ही टॉक्ड अबाउट टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स। वो स्टेट्स जहां पे वो पब्लिक से रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो सिर्फ एलिट की हद तक रह जाता है, वो स्टेट्स फेल हो जाते हैं। और वो स्टेट्स जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिससे सबकी तरक्की हो, वो स्टेट्स थ्राइव करते हैं। ठीक है, समझे ना? तो नहीं पाकिस्तान का जो पंजाबी एलिट है, इट हैज बिकम एन एक्सट्रैक्टिव एलिट। वो हर तरफ, हर प्रोविंस से रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बट इज नॉट इन्वेस्टिंग बैक देयर, जिससे डिस्कंटेंटमेंट फैल रहा है। बलूचिस्तान इज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, नॉट ए पॉलिटिकल और टेररिज्म प्रॉब्लम। आप जिस तरह से अब इंडिया इज नाउ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर, लिटरली हजारों करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में। अगर कश्मीर बिकम्स से 3 गुना 4 गुना ज्यादा prosperous than what Pakistan is today, why will anybody be interested in leaving that, right? तो उसी तरह से मतलब हजारों साल के इंतजार के बाद इजराइल बना, लेकिन अभी भी अमेरिका में ज्यादा यहूदी है, क्योंकि यहाँ पे उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बनिस्बत वहाँ, दे आर नॉट ऑल माइग्रेटिंग वहाँ पर। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, इफ यू डोंट री इन्वेस्ट इन बलूचिस्तान एंड गिव द पीपल देयर एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड प्रॉस्पर एंड शेयर द सेम वेल्थ जो उनको इस्लामाबाद और लाहौर में नजर आती है दौलत, अगर वो वहाँ पे नहीं आएंगी तो वो रिजेंटमेंट तो रहेगा ही ना। सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट हैज टू हैपन एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल। और ऐसा कोई सिंपल मॉडल नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रीथिंकिंग ऑफ नॉट जस्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बट आल्सो ऑफ डोमेस्टिक गवर्नेंस। अच्छा सर, G20 की प्रेसिडेंसी आ रही है इंडिया के पास, और पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था कि उस दौरान कुछ सेशंस जो हैं, कुछ इजलास जो हैं वो कश्मीर में होंगे। तो क्या किसी अरब मुल्क ने या किसी भी, मतलब सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है, टर्की उसका मेंबर है, इंडोनेशिया उसका मेंबर है, क्या किसी मुल्क ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को उस पर? नहीं, दे आर गोइंग टू गो या देयर। और सर आखिर में ये बताइएगा, असदुद्दीन अवैसी भी हैदराबाद से हैं। देखिए, टर्की की मैं बात करता हूँ आपको। टर्की ने बीच में इंडिया के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए थे, आपको याद जी होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट। फिर उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी उज़्बेकिस्तान में, समरकंद में, तो वहाँ पे मुलाकात हुई अर्दोगान की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। उसके बाद जो यूएन जनरल असेंबली में जो अर्दोगान ने तकरीर की, उस तकरीर में he signaled कि Turkey accepts India's position that Kashmir is a bilateral issue। और ये जो इसको मल्टीलैटरल करने की कोशिश जो पाकिस्तान करता है, that Turkey basically said कि India and Pakistan have to resolve this issue। So अगर टर्की ये कह रहा है, सऊदी अरेबिया हैज नेवर टेकन पाकिस्तान पोजीशन इतना अग्रेसिवली। आप इन्वेस्टमेंट्स ही देख लें जी जी, जिस तरह से एमबीएस ने इन्वेस्टमेंट्स किए, नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा उन्होंने, इमरान खान को तो नहीं कहा भाई। so there is a lot of difference, there is a lot of respect for Indians and India in Saudi Arabia। आपको पता है ये जो हम हज और उम्रा करते हैं, the company that is running that is an Indian company। और सर किंग अब्दुल्ला ने, आपको पता है कि वो जी एक दफा रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे, कोई 15-16 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा जी, था इंडिया इज माय सेकंड होम। कश्मीर आते थे क्या वो? जी और हाँ। उससे पहले सर किंग सऊद जो है 50s में, ही हैड प्रोबेबली द मोस्ट एक्सटेंडेड डिप्लोमेटिक विजिट, और उन्होंने कहा था 16-17 दिन का वो ट्रिप था कि इन द फेट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज इन सेफ हैंड्स। अच्छा सर, आखिर में ब्रीफली बताइएगा असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में। वो भी हैदराबाद से हैं, आप भी हैदराबाद से हैं, और आप अच्छी तरह जानते होंगे उनको। कैसे लीडर हैं वो, उनके क्या फॉल्ट्स एंड फ्लॉज हैं, क्या उनके प्लसेस हैं? तो मतलब मैं उनको जानता जरूर हूँ, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इवन दो आई थिंक ही इज ए कंटेम्पररी, मतलब मेरे एज के और उनके
कई कजन्स मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ते थे, सेंट पॉल्स हाई स्कूल नाम से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, और मेरे साथ से एक बार मुलाकात भी की थी। देखिए, और उनको सर, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, उनको सुना है कि कीमती गाड़ियों का बहुत शौक है, कीमती मोटरसाइकिलों का बहुत शौक है। ये आई डोंट नो दैट, अमोद मैं नहीं जानता। पैसा तो उनके पास होगा, वो काफ़ी स्कूल्स वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो मे बी ही डज हैव दोज हॉबीज, बट आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। देखिए, उनकी जो पोजीशन ये है कि ही मेंटेन्स कि देयर शुड बी ए मुस्लिम वॉइस इन इंडियन पॉलिटिक्स, बट उनकी वॉइस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जमात इस्लामी वॉइस। जमात इस्लामी तो बड़े इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती थी ना इंडिया में, अभी तो वो चेंज कर दी है अपनी, बिकॉज एक दो बार बैन भी हो गई थी शायद। ही इज नॉट इनटू इस्लामिक स्टेट या ये शरिया नाफिज ऑफिस नहीं करने वाले हैं। ही इज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट एंड एडहेरेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्री 2014। मतलब तो वो चाहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्युलर है और इंडिया को सेक्युलर स्टेट मानता है, और मुसलमानों को जो जो राइट्स मिले हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन इफ सम पीपल से दे आर इनकंसिस्टेंट विद सेक्युलरिज्म, ही वांट्स टू प्रिजर्व दैट, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह है। सो ही सेज कि जो मुसलमानों की आवाज़ है वो डूब जा रही है बिकॉज ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में। तो भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू कॉर्नर द हिंदू वोट बैंक, और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह। देखिए, यहाँ पर भी अमेरिका में डेमोक्रेट्स, बिकॉज दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड अफ्रीकन अमेरिकन वोट्स, वो अफ्रीकन अमेरिकन वोट्स को अर्न करने की कोशिश नहीं करते, दे डोंट ट्राई टू अर्न द वोट। तो कांग्रेस ने भी मतलब मेंटली, जैसा कि ये जो यूपी में जो इलेक्शंस हुए थे, तो जो अपोजिशन पार्टी थी उनके लीडर ने कोई मुसलमानों के लिए कोई प्रॉमिस नहीं किया इलेक्शन में, ना ही वेंट आउट एंड डिड एनी आउटरीच वगैरह, बिकॉज एक अनस्टेटेड स्टेटमेंट था, ठीक है अगर मुझे वोट नहीं डालना है तो जाओ बीजेपी को वोट डालो, फिर वो तुम्हें जूते मारेंगे, फिर तुम्हारी मस्जिदों को मंदिर बना देंगे। यू नो दैट अनस्टेटेड स्टेटमेंट इज देयर। सो मुस्लिम वोट कहाँ जाए तो कहाँ जाए, या तो वो कांग्रेस विल टेक देम फॉर ग्रांटेड, या फिर बीजेपी। इनफैक्ट बीजेपी इज नाउ एक्चुअली एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव उन्होंने शुरू की है, जो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, डिवाइडिंग द मुस्लिम वोट। तो इन्होंने कोशिश की कि टू यूनाइट द मुस्लिम वोट एंड बिकम अ थर्ड वॉइस, दैट इज हिज गोल। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इलेक्टोरल कैलकुलस में ये होता है कि मुस्लिम वोट देन गेट्स डिवाइडेड बिटवीन हिम एंड कांग्रेस। तो 3 पार्टी 4 पार्टी वे में देर आर, लोग हमेशा व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, देखो ये वोट में बीजेपी सिर्फ 600 वोट से जीती, और यहाँ पे मजलिस को जो है सो 900 वोट मिले। अगर मजलिस वाज नॉट फीलिंग ए कैंडिडेट देन बीजेपी वुड हैव लॉस्ट एंड कांग्रेस वुड हैव वन। अगर कांग्रेस जीती तो भी क्या हुआ, बाबरी मस्जिद गिराई 92 में गई थी, नरसिम्हा राव हमारे स्टेट हैदराबाद के ही बंदा प्राइम मिनिस्टर था क्या, राइट? राजीव गांधी ने खोली थी बाबरी मस्जिद, right? So I don't see the Congress has done anything great for Indian Muslims to deserve Indian Muslim vote as a guaranteed vote. तो ये चैलेंज करते हैं। बहस ये है कि बाज मुसलमान कहते हैं कि ही इज द बी, मतलब बी टीम ऑफ बीजेपी, क्योंकि इतने वो सख्त बयान करते हैं तो उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दिस इज कंसिडर्ड एज प्रूफ कि बीजेपी फाइंड्स हिम एज ए यूजफुल इडियट बिकॉज ही डिवाइड्स द मुस्लिम वोट। वो कहते हैं कि कांग्रेस इज द बी टीम बिकॉज आरएसएस हैज पेनिट्रेटेड बोथ बीजेपी, तो पूरा आरएसएस है, लेकिन कांग्रेस इज आल्सो आरएसएस। मैंने देखा कि बाज स्टेट्स में इट इज नॉट जस्ट, जैसा कि आप गुजरात ले लें, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है वहां पे और कांग्रेस भी लड़ रही है, फिर उसके बाद मजलिस भी आ गई, राइट? ये और बात है कि अगर इन तीनों के वोट भी मिला दें तो भी दे वुड हैव लॉस्ट टू बीजेपी इन गुजरात। बट अगर यूपी में कई ऐसे सीट्स थे वे अगर कांग्रेस नहीं लड़ती तो समाजवादी पार्टी वुड हैव डन बेटर। सो I think that Congress was a bigger spoiler uh, than Owaisi. ओवैसी हैदराबाद की हद तक रहे, पार्लियामेंट में वो अच्छे
तकरीरें करते हैं. He's one of the few Muslim leaders who gives sensible speeches sometimes, and sometimes he says things which मैं सुन नहीं सकता, बंद कर देता हूँ. क्रिंज वर्दी हो जाते हैं, you know. But he has to corner the vote of a community which is relatively backward, relatively uneducated, and relatively frightened. So इस वास्ते भी उनके पास बयानात are not that wise. मतलब it's not full of wisdom, but sometimes he's very smart. लेकिन उनकी consistent position रही है कि he supports the Indian Constitution. अच्छा सर, वो जब बीजेपी पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये सेक्युलर नहीं है, तो उनकी जो पार्टी है उसका नाम कितना अनसेक्युलर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन. तो वो जो है, मतलब बीजेपी में तो हिंदुइज्म का कोई रेफरेंस नहीं है, और उन्होंने अपनी जमात जो है वो उसका नाम जो रखा हुआ है वो इज प्योरली कम्युनल. और सर उनके भाई ने एक बयान दिया था, अकबरुद्दीन अवैसी ने, कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो तो फिर देखना कौन ताकतवर है. तो सर एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बड़े मजलूम हैं, उनका कत्लो गारत हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं, सुनने को मिल जाती हैं. और सर ब्रीफली शाह बानो केस पे भी बताइएगा कि शाह बानो केस पे क्या इंडियन मुस्लिम्स ने, खास तौर पे क्लर्जी ने, एक रेट्रोग्रेसिव पोजीशन नहीं ली? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2-3 बहुत ही बेवकूफ़ाना, जाहिलाना बयानात दिए हैं. एंड वो 10-12 साल पुरानी बात है जो कह रहे हैं. एंड उसके बाद गुजरात में 3 दिन दे दिया, क्या कर लिया? देखा आपने 3 दिन में क्या हुआ था गुजरात 2002 में. तो इनको 15 मिनट चाहिए था, वहाँ पे तो 3 दिन दे दी ना पुलिस, जो करना है कर लो. और देख रहा हमने नतीजा, हैदराबाद में भी वही होगा, 15 मिनट में इनके ही लोग मारे जाएंगे. तो इट्स अ वेरी स्टूपिड कमेंट. मतलब he should apologize for it and he should keep apologizing for it. उसने भी हिंदू भगवान, उनके हिंदू रिलीजियस सिम्बल्स के बारे में भी बहुत ही बदतमीजी किस्म के बातचीत की. कुरान में साफ लिखा हुआ है कि डू नॉट इंसल्ट द रिलीजियस सिम्बल्स ऑफ अदर रिलीजन्स. मतलब he was violating his own religious principles when he was insulting हिंदू गॉड. तो उन्होंने 2-3 इस तरह के बयानात किए हैं. मतलब गुंडागर्दी. देखिए, ये जो इनका रूप है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल हु सपोर्ट हिम. समझे ना? तो दैट इज द प्रॉब्लम के देयर आर. The problem is not Akbaruddin. The problem is that there are hundreds of thousands like him who will vote him. अगर इस तरह की जाहिलाना स्टेटमेंट के बाद अगर मुस्लिम वोट पलट जाता उनके खिलाफ कि वी डोंट वांट एन इडियट लाइक यू एज आवर लीडर, तो फिर वो खत्म हो जाते. बट द फैक्ट इज ही इज स्टिल देयर, राइट? दैट इज द थिंग. अब कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जो बयानात देते रहते, शाहरुख खान को मैं जिंदा जला दूंगा. ये लास्ट वीक पे भी एक बीजेपी के मेंबर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी ने किया. और तो देयर आर लॉट्स ऑफ दोज पीपल हु आर 2 करोड़ रुपए वो सर कटवाने के लिए उन्होंने बिलावल के ऊपर कर दिए. तो इस तरह से अकबरुद्दीन एक है, लेकिन वो तो पुरानी 12 साल पुरानी बात है. लेकिन इस महीने में इस तरह के बीजेपी के लीडर्स ने कई ऐसे बयानात दिए. एक लीडर, मेंबर ऑफ द बीजेपी पार्लियामेंट, ने कहा कि मैं कह रही हूँ कि हिंदुओं को कि छुरी तेज रखें घर पे, पता नहीं कब मौका मिल जाए, टू बेसिकली इम्प्लाइंग टू कट मुस्लिम थ्रोट्स. तो इस तरह के बयानात तो रिफ्रैफ करते रहता है. एंड आई विश समटाइम्स कि जो सेंसिबल लीडर्स है वो इमीडिएटली इसको कंडेम कर दे. अमेरिका में इस तरह की बातें होती हैं तो यूजुअली पार्टी लीडर्स वगैरह इमीडिएटली उसको कंडेम करके उसको मार्जिनलाइज कर देते हैं. अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प जैसे लोग पैदा हो गए दुनिया में वेयर दे एनकरेज दिस काइंड ऑफ रबिश रादर देन कंडेम इट. तो वो तो एक थिंग इज पार्ट ऑफ इट. बट दूसरी चीज ये है कि मतलब मैं आपका दूसरा सवाल भूल गया मैं. जी. अच्छा सर, ये बताइएगा, वो था शाबानो केस पे ना कि शाबानो केस तो बहुत पुरानी बात है. आप ये ट्रिपल तलाक को ले. जी, ये ट्रिपल तलाक इज अन इस्लामिक टू द कोर.
ये मतलब दूसरे जब मैं यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स से मिलता हूँ, लीगल स्कॉलर, जब उनको बताता हूँ, वो बोलते हैं ये क्या अजीब बात है, दिस इज नॉट व्हाट हाउ इट वाज। इनफैक्ट जो इस्लामिक, अगर आप वो पिटिशन पढ़े आप कोर्ट में जाके, उसमें एक्नॉलेज भी कर दे कि दिस इज नॉट इस्लामिक, उसके बावजूद वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। मतलब ये जो मुल्ला है ना साउथ एशिया के जितने भी, और इनफैक्ट दीज आर यूजलेस पीपल, मतलब इनसे बेकार, इनसे जाहिल, और इनसे मैं क्या बोलूं, लैक ऑफ फोरसाइट वाले लोग मैंने कहीं नहीं देखे। दे शुड नॉट बी द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। जिस भी कम्युनिटी में ये मुल्लाज लीडर्स हैं, वो कम्युनिटी डूब जाएगी। और ये इडियोटिक, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो केस लड़ने की क्या जरूरत थी, आपको इतना प्रोलॉन्ग करें। ट्रिपल तलाक के अलावा एक बहुत ही मतलब बैरबैरिक चीज उसके साथ करती थी, जिसको वो हलाला कहते हैं। जी। मतलब इट वाज प्रोस्टिट्यूशन। द प्रोस्टिट्यूट इज द इमाम इन दिस केस, नॉट द वुमन। आप जाके इमाम को 2000 दे रहे हैं, चल मैं तेरे साथ सेक्स करती हूँ ताकि मैं फिर अपने शोहर के साथ सेक्स कर सकूं। तो इमाम इज द प्रोस्टिट्यूट इन द हलाला बिजनेस। वो समझ रहे हैं कि वो मजे कर रहे हैं औरत के साथ, नहीं, शी इज ऑलरेडी हैड सेक्स विद हर हस्बैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी इज जस्ट टेकिंग यू एंड गिविंग यू मनी फॉर सेक्स, सो यू आर द प्रोस्टिट्यूट। तो इमाम खुद प्रोस्टिट्यूट बन गए थे। ये कैसा दीन बताते हैं, सो अन इस्लामिक, और उसको डिफेंड कर रहे हैं एंड सेइंग दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। कुरान में एक आयत है, चौधरी साहब, विशेष, यू कैन नॉट पीस मील नहीं कर सकते आप शरिया को थोड़ा लेके थोड़ा नहीं ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, बाकी के 3 मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर आपको शरीयत चाहिए तो ठीक है, पूरा शरीयत लो, मुसलमानों के हाथ काटो जब जब वो चोरी करते हैं। व्हाई नॉट, व्हाई आर यू ओनली एक्सेप्टिंग पर्सनल लॉ एंड नॉट द क्रिमिनल लॉ? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि आई एक्सेप्ट इट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे हैव ऑलवेज मेंटेन दैट एट सम पॉइंट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब हम अमेरिका आते हैं, जब अमेरिका के सिटीजन पढ़ते हैं, वी लिव अंडर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इस्लामिक जो फराइद है, द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, उसे रोकता है। अच्छा सर, Right? हाँ। So I don't think it is beneficial for Muslims to, ये जो पर्सनल लॉ, मुझे 4 शादियां करना है, अरे पैसे की औकात नहीं है आपके पास एक शादी को सपोर्ट करने की, आप क्या 4 शादियां करेंगे? So they need to get beyond this rubbish, focus on education for the next 100 years, फिर बात करें। अच्छा सर, हमारे यहाँ भी पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने कोई बाउंटी अनाउंस की थी कि नरेंद्र मोदी जी को मारने वाले को वो इतने पैसे देंगे। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे ये पूछना है कि वो शख्स जेल में क्यों नहीं है सर, दैट्स द सवाल। ये नहीं कि उसने कहा, ये सवाल है कि व्हाई isn't that incitement for violence, isn't that a call for terrorism, you know? अच्छा ये सर सवाल उठता है। जी, आखिर में एक मैं क्वेश्चन ये डालना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडियंस और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, एकेडमिक्स, बिजनेसमैन, ये वो जिन्होंने दुनिया देखी हुई है, जो कोई अकल की बात समझा सकते हैं, कोई ऐसी कोई ग्रैंड स्टेटमेंट, ग्रैंड रेकन्सिलिएशन के लिए कोई वो ज्वाइंट स्टेटमेंट दें, कुछ कोशिश करें? इज दैट इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी? छोटे लेवल पे होता है। कल मैं दावत में जा रहा हूँ एक, यहाँ से वाशिंगटन डीसी 2 घंटे की ड्राइव, जाना है 2 घंटे वापसी हु में। इज द होस्ट? होस्ट कमर सीमा साहब हैं। अच्छा। और मैं यहाँ से एक बांग्लादेशी प्रोफेसर और एक पाकिस्तानी प्रोफेसर, उन दोनों को लिफ्ट देने वाला हूँ। अच्छा। ड्राइव मैं करूंगा, इंडियन हेजेमनी है ना भाई, हाँ। तो गाड़ी मेरी होगी, मैं ड्राइव करूंगा, लेकिन मैं वो बांग्लादेशी साहब को पिक करूंगा, वो पाकिस्तानी साहब आएंगे मेरे घर पे, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर मैं उनको भी लेके जाऊंगा उस दावत में। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग तो विद हिम वेन्यू क्या आल्सो। है सर? नहीं, ऐसे ही खाने के लिए जा नहीं, रहे हैं। वेन्यू किसी थिंक टैंक में है या क्या, होटल में कहीं? नहीं, घर पर है उनके। अच्छा, घर पे। So, but the point I'm trying to make is कि we are capable of having that kind of low level cooperation. जहाँ पे मस्जिदें बनानी होती हैं, वहाँ पे तो सारे मुस्लिम, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी गेट टुगेदर एंड डू दैट। लेकिन 1-2 बार कभी-कभी डायलॉग के इनिशिएटिव्स हुए थे, देन ये जब कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो जाते हैं ना, तो देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू डायलॉग। कि
अगर आप ये नहीं एक्नॉलेज करते कि 9/11 वाज डन बाय बिन लादेन और देयर इज ए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब यहाँ पर मैं जितने भी डायलॉग में पार्टिसिपेट किया हूँ इन पब्लिक, उसमें पाकिस्तानी लीडर्स हैव नेवर एक्नॉलेज्ड that their government and their military is responsible in some ways for what happened in Mumbai या फिर इंडिया के पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ. So इस तरह की जब then there is no dialogue कि if you're not agreeing to the facts how can we go forward, like मैं forward कहाँ जाए, मतलब so unfortunately that is not happening. अलबत्ता जो एकेडेमिया है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री ऑक्यूपेशन साउथ एशियन स्टडीज में है इज क्रिटिसिज्म ऑफ द राइज ऑफ हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशनलिज्म. तो उसमें वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन एकेडमिक्स वर्क टुगेदर, बट एज ए सोल्यूशन टू टेररिज्म या दूसरे प्रॉब्लम्स उस पे ज़्यादा कोई कॉपरेशन नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो अग्रीमेंट. बट देर इज़ एन अग्रीमेंट इन एकेडेमिया के द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट, आरएसएस का जो डोमिनेशन है उससे देयर इज अ प्रॉब्लम. और वो लोग यहाँ पे भी अब अजीब से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्सास में एक फंड रेजर रखा उन्होंने जिसमें पैसे मांगे टू डिस्ट्रॉय चर्चेस इन इंडिया. तो इस तरह के चीज़ें करते हैं. यहाँ पर मस्जिद में वो ट्रक्स लेके फिर रहे हैं जिसपे मुंबई के अटैक्स के पोस्टर बनाए हुए. तो so they have started doing some kind of provocative things here in the US. The US government will shut them down very quickly. Overseas friends of BJP को already उन्होंने foreign agent का status कर दिया है. अभी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने केस किया on Indian Muslim Council. They lost that case. And Indian Hindu was a judge in that. मेहता बल के एक है इंडियन अमेरिकन. तो वो सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे. जहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें देयर इज़ पार्टनरशिप बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, बट जो इंडियंस उसके खिलाफ हैं उनकी तादाद छोटी है. और तो देयर आर 3 पार्टीज वहाँ, इंडियन मुस्लिम्स भी हैं, इंडियन हिंदूज भी हैं और पाकिस्तानीज हैं. इंडियन मुस्लिम्स के लिए मसला ये है कि अगर वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं while being in the same room or in the same forum with Pakistanis, then वो पूरी तरह से delegitimize हो जाएंगे because they think यार ये तो पाकिस्तानी है. So एक अजीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है at the moment in the West. मैंने 5-6 साल या 10 साल पहले एक फोरम पे काम किया था to establish a dialogue between Indians and Pakistanis to deal with it. But वहाँ पे भी मतलब we actually had 2 or 3 public events. और फिर वहीं पर बात आके रुक जाती है जो टेररिज्म को लेकर. मतलब दैट इज लाइक दैट हैज टू स्टॉप. चौधरी साहब, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जब तक के इंडिया के लीडर और ख़ासतौर से बीजेपी के लीडर्स, नॉट कांग्रेस या एनीथिंग, जब तक कि बीजेपी के लीडर्स ये पब्लिकली नहीं कहते बार बार कि फाइनली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैज़ कम टू एन एंड, जब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते. इंडिया हैज टू बी कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान इज नॉट कॉजिंग मिसचीफ इन इंडिया, देन वी कैन टॉक अबाउट अदर इश्यूज. अच्छा सर, जो पाकिस्तानी है और क्रिकेट भी कर सकते हैं. जी, आपके सर इस फोरम में जो पाकिस्तानी हैं या दूसरे किसी फोरम्स पे, तो क्या वो 2 नेशन थ्योरी को या मुस्लिम नेशनलिज्म को भी क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि एक इंडियन ये कह सकता है ना कि भाई इंडिया में तो अब आया हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, आपने तो 46-47 में ही मुस्लिम नेशनलिज्म और 2 नेशन थ्योरी की बात कर दी थी. मतलब मैं एक लेटर पढ़ा हूँ जिसमें सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि हम 2 डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट थॉट ऑफ एज 2 नेशंस. मतलब ही वाज एडवोकेटिंग दैट वी रिमेन अंडर ब्रिटिश. अगर ब्रिटेन से आज़ाद हो जाएं तो शायद रशिया और शाम पे कब्जा कर लें. दैट वाज हिज फियर. बट द प्रॉब्लम ये है कि देयर इज इंडिया के तरफ जो एटीट्यूड्स हैं, देखिए मेरी ये एनालिसिस थी, अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज टू. मैं हमेशा समझता था कि इंडिया
hated Pakistan because Pakistan divided India. इंडिया के टुकड़े हो गए ना, 3 टुकड़े तो नजर आते हैं, तो इसलिए इंडियंस पाकिस्तान से मुसलमानों को they blame them for dividing India. But I thought कि Pakistanis didn't hate India as they hated Hindus. एक हिंदुओं के तरफ भी नफरत थी उनकी, and fear of I don't know what, fear of Hindu hegemony or whatever, which I have never understood as to why would you be afraid of Hindus. I can understand now you're afraid of India and its military and economic power. तो जब भी मैं बात करता हूँ एक किस्म से, बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि साउथ एशिया के मुसलमान they think of themselves as superior to Hindus. And so they cannot accept the reality as it is at the moment. India की तरक्की देखी नहीं जाती. And so it is, I think that is one of the problems that Muslims have not accepted Hindus as their equal. वहाँ पे pluralism की बात आ जाती ना. हालांकि आपको पता है कि जो इस्लाम की फ्रीडम की हिस्ट्री में जो सबसे मेजर एक वाकया है जो अन्नल हक वाला, जिसमें बहुत ही फेमस सूफी स्कॉलर को क्रूसिफाई कर दिया गया बिकॉज ही सेड अन्नल हक, आई एम द ट्रुथ. द एक्यूजेशन मेड against him was, and against Sufism was, that Sufism became a form of Islam that was influenced by Hindu religion. तो इंडिया का जो इस्लाम है that is heavily influenced by Hindu philosophy, Hindu theology. इंडिया का जो सूफिज्म है, not just इंडिया में, आपका भी साउथ एशिया वगैरह. इनफैक्ट मैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा सुनता हूँ कि मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, राजपूत हूँ. मैं इंडियन मुस्लिम्स never talk of themselves in caste system. लेकिन I hear पाकिस्तानी मुस्लिम्स से कि मैं जाट हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं ये हूँ, कास्ट वाइज. सो ये बात को मुसलमानों को एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर हम 1000 साल से ज़्यादा साथ रहे हैं as two communities, obviously we have rubbed on each other, and how can we be two different communities? It is a wrong theory. सर सैयद अहमद खान की भी आपने बात की, तो सर सैयद अहमद खान को तो पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी का आर्किटेक्ट बना के पेश किया जाता है, और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं भी कि वो कहते हैं कि भाई अंग्रेज अगर, वो कहते थे कि अंग्रेजों को हमेशा यहाँ रहना चाहिए, कि अंग्रेज अगर चले गए तो मुसलमान और हिंदू एक तख्त पर कैसे बैठेंगे, वो बराबर हैं. और दूसरी बात जो है ना, वो लोअर कास्ट मुस्लिम्स को भी बहुत हकीर जानते थे, और वो इस चीज के खिलाफ थे कि इंडिया में सिविल सर्विस का एग्जाम हो. वो कहते थे ये निचली जातों के लोग कमिश्नर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था. तो ही बिलीव्ड इन अपर क्लास, यू नो, हिजेमनी इफ यू विल. मतलब सर सैयद अहमद खान मॉडर्निस्ट भी थे बट लॉयलिस्ट भी थे. ही वाज आल्सो एन एलिटिस्ट. तो ये तीनों चीजें थी. मुसलमानों को चाहिए कि उनका मॉडर्निज्म एम्ब्रेस कर लें, उनका एलिटिज्म और लॉयलिज्म को रिजेक्ट कर लें. थैंक यू वेरी मच सर.